गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है छोटे द्वारक के किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध सूत्र प्राप्त करना। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। तो देखिए, गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण हम बता के चलते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ हमने अवतल दर्पण के लिए डेरिवेशन किया है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए हमें फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध सूत्र प्राप्त होगा वही सूत्र समान रूप से मान्य होगा उत्तल दर्पण के लिए भी। तो देखिए, हम अवतल दर्पण के लिए, जिसको हमने यहाँ M1 M2 से बनाया, M1 M2 नाम दिया है उत्तल दर्पण को, तो इस अवतल दर्पण के लिए जो कि छोटे द्वारक का है, देखिए यहाँ तो हमने इसको बड़े द्वारक का बनाया है। द्वारक हम इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, जिससे होकर प्रकाश इसमें अंदर प्रवेश करता है, दर्पण पर आकर आपतित होता है। क्लियर है बात। तो M1 M2 इसका क्या हुआ, द्वारक हुआ। द्वारक इसका छोटा है, यहाँ हमने बड़ा द्वारक ले रखा है। बड़ा द्वारक इसलिए ले रखा है ताकि हमें डायग्राम देखने में दिक्कत ना हो, लेकिन इसमें जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो छोटे द्वारक के लिए अप्लाई करेंगे। छोटे द्वारक का मान कर ही हम इस डेरिवेशन को करेंगे। क्लियर है बात। तो देखिए, ये अवतल दर्पण हुआ M1 M2। ये इस अवतल दर्पण के पीछे के सरफेस पे मैंने अपारदर्शी लेपन कर दिया है, और इसका ये जो आगे का सरफेस है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। ये P है, इस परावर्तक पृष्ठ का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, जो कि ध्रुव कहा जाता है। इसको हम पोली बोलते हैं, ध्रुवी बोलते हैं। और ये वाला जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है इस अवतल दर्पण के लिए। क्लियर बात। फिर P को अगर C से हम ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करती हुई उस रेखा को एक्सटेंड भी कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, इस दर्पण की मुख्य अक्ष प्राप्त हो जाती है। तो ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष है। फिर हमने एक प्रकाश किरण ली है और इस पॉइंट पर आपतित करवाया, पॉइंट M पर। ये आपतित प्रकाश किरण है जो पॉइंट M पर आकर आपतित हुई है, लेकिन ये आपतित प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ली है। देख सकते हैं आप, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ही है ये आपतित प्रकाश किरण। तो ये आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए यहाँ पॉइंट M पर आकर दर्पण पर आपतित होती है। अब हमें इसके लिए परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करनी है। तो इतना हम जानते हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उस दर्पण के फोकस F से गुजर जाती है। फोकस यहाँ कैपिटल F लिया है हमने, स्मॉल f है फोकस दूरी के लिए, जो कि P से F तक की दूरी होती है। और कैपिटल F जो है वो पॉइंट है, फोकस बिंदु है, ये पॉइंट होता है, और ये डिस्टेंस होती है। स्मॉल f फोकल लेंथ है जो कि डिस्टेंस है, कैपिटल F फोकल पॉइंट है, फोकस बिंदु है वो। क्लियर है बात। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उस दर्पण के फोकस से गुजर जाती है। क्लियर बात। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई, ये फोकस हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, इस आपतन बिंदु को अगर मैं वक्रता केंद्र C से मिला दूं, तो मुझे ये जो रेखा प्राप्त हो रही है MC, ये इसके अभिलंब का काम करेगी। अभिलंब क्यों बन जाएगी, क्योंकि ये अवतल दर्पण जो होता है वो गोले का एक भाग ही होता है। इट मीन्स इसको हम अगर गोला समझें तो ये गोले के पृष्ठ का बिंदु हो गया M। और इतना हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु को गोले के केंद्र से हम मिला दें तो उसकी त्रिज्या बन जाती है गोले की, और त्रिज्या गोले के पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब का काम करती है, लंबत होती है। गोले की त्रिज्या गोले के पृष्ठीय बिंदु पर अभिलंबत होती है। तो ये यहाँ अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु M पर अभिलंब हो गया MC। क्लियर है। अभिलंब हमने इसलिए ड्रॉ करा है क्योंकि अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाए गए कोण को हम आपतन कोण स्मॉल I बोलते हैं। क्लियर बात। देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है AM। तो आपतित किरण AM व अभिलंब MC के बीच का जो कोण है उसको मैंने स्मॉल I से डिनोट किया है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है। क्लियर बात। और इतना हम परावर्तन के नियम से जानते हैं। परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आ रही है, दूसरी ओर परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। किसके साथ, अभिलंब के साथ। तो अभिलंब के साथ
जितना कोण बनाते हुए आकर आपतित हुई है आपतित किरण, अविलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी ओर परावर्तित किरण चली जाएगी। उतना ही कोण बनाते हुए का मतलब क्या हुआ, ये आई कोण बनाते हुए आकर आपतित हुई है, तो ये परावर्तित किरण भी अविलंब के साथ आई कोण बनाते हुए ही परावर्तित होगी। लेकिन अविलंब व परावर्तित किरण के मध्य के कोण को हम परावर्तन कोण आर बोलते थे, तो यहाँ आर हमने किसके इक्वल कर दिया, आई के इक्वल कर दिया, आपतन कोण के इक्वल कर दिया, क्योंकि परावर्तन का नियम है कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये जो अविलंब है एम सी, वो जितना कोण बना रहा है आपतित किरण के साथ उतना ही कोण बना रहा है परावर्तित किरण के साथ। इट मीन्स ये कोण आई है तो फिर ये कोण भी आई ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, ये किरण, ये आपतित प्रकाश किरण है और ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष है। ये दोनों आपस में समांतर है, क्योंकि हमने आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही खींच रखी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है और इनको ये एक तिर्यक रेखा है एम सी जो कि काट रही है। तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है वो एकांतर कोण हो गए। देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण हुए। इट मीन्स ये आई है तो फिर ये भी आई ही होगा। देख सकते हैं आप, जेड शेप में बन रहा है ये एंगल और जेड शेप में बने कोण एकांतर कोण ही होते हैं। क्लियर है बात। तो ये आई है तो ये भी आई ही होगा। अब देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला देखिए पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला जो एंगल है वो भी एकांतर कोण है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हैं और इनको ये तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी, एम बी। देखिए, एम बी इन दोनों समांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला जो कोण है, इन दोनों कोणों को मिलाकर देखना है हमें। ये वाला जो पूरा कोण है वो इस वाले कोण के एकांतर होगा, ये दोनों एकांतर कोण होंगे। तो ये और ये मिलाकर हुए 2i, आई ये तो कितना हुआ 2i। तो ये वाला पूरा कोण हुआ 2i, तो फिर ये भी कितना होगा 2i। देखिए, जेड शेप के एंगल है और जेड शेप के एंगल एकांतर कोण ही होते हैं। क्लियर है बात। तो ये 2i है, ये दोनों मिलाकर 2i है, तो ये भी 2i होगा। क्लियर है। अब देखिए, हम लंब डालते हैं इस आपतन बिंदु M से मुख्य अक्ष पर, जिसको हमने नाम दिया उस लंब को एम एन। तो ये एन जो है आपतन बिंदु M से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब है। ये मुख्य अक्ष को पॉइंट N पर आकर मिलता है। ये N पॉइंट जो है वो अति निकट है पॉइंट P के। अति निकट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दर्पण हमने वैसे बड़े द्वारक का बना रखा है, हालांकि हमारा टॉपिक जो है वो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए है। तो छोटे द्वारक का जब होगा तो ये दर्पण यहाँ तक नहीं होगा, इधर वो यहीं तक होगा, कहीं यहाँ तक और इधर यहाँ तक। तो जब M जो पॉइंट होगा वो भी इतना दूर नहीं होगा P से, P के अति निकट ही होगा M। तो फिर M से जब हम लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, तो M से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये जो N पॉइंट है वो N इस P पॉइंट के थोड़ा सा ही इधर मिलेगा हमें। इट मीन्स पॉइंट N जो होगा वो अति निकट होगा पॉइंट P के। किसके लिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए जो किरणें आकर आपतित होगी इस पर, वो उपाक्षीय होगी। और उपाक्षीय किरणों के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि उपाक्षीय किरण जो होती है वो उसकी मुख्य अक्ष के पास ही संचरित होते हुए दर्पण पर आकर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के आसपास ही संचरित होते हुए दर्पण पर आकर आपतित होती है। क्लियर है बात। तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए पॉइंट M अति निकट होगा पॉइंट P के। तो फिर M से जो लंब डालेंगे तो वो लंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलेगा वो पॉइंट है N, तो N भी अति निकट होगा पॉइंट P के। क्लियर है बात। अभी हमारे पास डिस्टेंस आने वाली है डेरिवेशन में, एक डिस्टेंस आएगी NF, उसको हम बोलेंगे PF, क्योंकि N अति निकट है P के, तो मैं NF को अप्रोक्स इक्वल टू बोल सकता हूँ PF। ऐसे ही एक डिस्टेंस हमारे पास अभी आएगी NC, तो NC को मैं अप्रोक्स इक्वल टू PC बोल सकता हूँ, क्योंकि N को P पर माना जा सकता है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए, उपाक्षीय किरण के लिए, क्योंकि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण पर जो किरण आकर आपतित होगी वो उपाक्षीय ही होगी। क्लियर है बात। अब देखिए, डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, MNC। देखिए MNC,
ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए मैं इसको समकोण त्रिभुज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमने लंब डाला था आपतन बिंदु M से मुख्य अक्ष पर। क्लियर है। तो समकोण त्रिभुज MNC में अगर हम tan I प्राप्त करें तो देखिए tan I क्या होगा, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो हो गया कौन, NM। देखिए I की जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, तो यह लंब हुआ NM और आधार कौन हुआ NC। तो लंब बटे आधार जब हम लिखेंगे tan I के इक्वल, तो tan I इजिकल टू लंब बटे आधार, लंब हुआ NM, आधार हुआ NC। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब इस वाले समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं, देखिए ये वाला समकोण त्रिभुज है ये MNF। समकोण त्रिभुज MNF में एंगल 2I है, तो इस एंगल 2I की अपोजिट साइड है NM जो कि लंब का काम करेगी, और NF जो है इसका बेस है, इसका आधार है। तो देखिए समकोण त्रिभुज MNF में हम tan 2I प्राप्त करें तो tan 2I इजिकल टू लंब बटे आधार, तो लंब हुआ इसमें NM और आधार हुआ NF। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। क्लियर है बात। अब देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, उपाक्षीय किरणों के लिए छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण जो होगी वो उपाक्षीय होगी। तो ये उपाक्षीय प्रकाश किरण है। वैसे डायग्राम में हमने इस प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष से कुछ दूर प्रदर्शित कर रखा है, लेकिन ये मुख्य अक्ष से इतना दूर नहीं होगी। कब, जब दर्पण छोटे द्वारक का लिया जाएगा, और हमारे दर्पण छोटे द्वारक का ही लेना है हमें। मैंने बता दिया है कि हमने दर्पण बड़े द्वारक का इसलिए ले लिया है ताकि डायग्राम में हमें एंगल और जो भी लाइंस ड्रॉ कर रही है वो इजीली हमें दिख जाए। अगर मैं बहुत छोटा डायग्राम बनाऊंगा तो ये कुछ हमें दिखेगी नहीं। क्लियर है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़े द्वारक का ड्रॉ कर लिया है, हमें इसको छोटे द्वारक का मानकर चलना होगा। इट मीन्स ये आपतित प्रकाश किरण यहाँ आकर आपतित नहीं होगी, फिर यहाँ मुख्य अक्ष के आसपास ही आकर यहाँ आपतित होगी। तो M पॉइंट यहाँ नहीं होगा, P के पास ही कहीं यहाँ पर होगा। क्लियर है बात। तो P के पास ही कहीं यहाँ पर होगा, तो फिर P को जब हम C से मिलाएंगे, तो ये जो कोण बनेगा I वो बहुत छोटा बनेगा, अत्यल्प होगा। I अत्यल्प होगा तो फिर 2I I से तो ज़्यादा होगा, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। इट मीन्स I व 2I जो होंगे वो अत्यल्प होंगे। और इतना हम 11 से जानते हैं कि I अत्यल्प है तो फिर tan I को अप्रोक्स इक्वल टू लिया जा सकता है I के, और 2I भी अत्यल्प है तो फिर tan 2I को अप्रोक्स इक्वल टू लिया जा सकता है 2I के। ये हमने कौन से कॉन्सेप्ट से लिया, 11th में हमने देखा था कि अगर थीटा अत्यल्प हो तो tan थीटा अप्रोक्स इक्वल टू होता है थीटा के। तो हमने यहाँ I व 2I को अत्यल्प लिया है, अत्यल्प बताया है उपाक्षीय किरणों के लिए, और उपाक्षीय ही होगी किरण छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए। उपाक्षीय किरण व छोटे द्वारक के दर्पण की बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। बस हमें मान के चलना है कि उपाक्षीय किरण के लिए जो कोण है I व 2I, I तो कौन सा, अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण, और 2I ये जो परावर्तित किरण है इसके द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो ये कोण अत्यल्प ही माने जाएंगे उपाक्षीय किरण के लिए। तो उस केस में फिर tan I हो जाएगा, tan 2I हो जाएगा। tan हटा दीजिए आप इसका, यहाँ से tan हटाते ही यहाँ I बचेगा, यहाँ से tan हटाते ही यहाँ 2I बचेगा। तो I अप्रोक्स इक्वल टू मिलेगा मुझे NM/NC। देखिए I अप्रोक्स इक्वल टू NM/NC। यहाँ से 2I अप्रोक्स इक्वल टू NM/NF, 2I अप्रोक्स इक्वल टू NM/NF। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ I के प्लेस पे मैं NM/NC पुट कर सकता हूँ। क्लियर है बात। तो I के प्लेस पे यहाँ NM/NC पुट कर दीजिए, तो देखिए 2 एज इट इज, I के प्लेस पे NM/NC अप्रोक्स इक्वल टू है ही NM/NF, ये एज इट इज। अब NM से NM कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बना 2/NC अप्रोक्स इक्वल टू यहाँ 1/NF। अब देखिए NC को इधर ले जाइए तो 1 इंटू NC बन जाएगा यहाँ जाकर। NF को यहाँ 2 के प्लेस पे ले आइए और 2 को NF के प्लेस पे ले आइए, तो क्या बनेगा, तो मुझे प्राप्त होगा NF इजिकल टू NC/2, NF इजिकल टू NC/2। देख लीजिए NF अप्रोक्स इक्वल टू है NC/2, जिसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया है। अब देखिए
अभी मैं बात कर रहा था उपाक्षीय किरण के लिए n अति निकट होगा किसके, P के। छोटे द्वारक का गोलीय दर्पण जब लिया जाएगा तो उसके लिए फिर ये जो आपतित प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष से इतना दूर आपतित नहीं होगी, मुख्य अक्ष के पास ही चलते हुए यहाँ दर्पण पर आकर आपतित होगी। तो पॉइंट M जो है वो P से इतना दूर नहीं होगा, यहीं P से थोड़ा ही ऊपर होगा। तो फिर M से जब हम मुख्य अक्ष पर लंब खींचेंगे MN, तो N पॉइंट P के थोड़ा सा ही इधर होगा बाईं ओर। इट मीन्स N को हम P पर ही मान सकते हैं, N को हम P पर ही मान सकते हैं। तो जहाँ भी डिस्टेंस में हमारे पास N आ रहा है वहाँ N के प्लेस पे मैं P पुट कर सकता हूँ, N के प्लेस पे P पुट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर NF है, तो इस NF को डिस्टेंस को मैं अप्रोक्स इक्वल टू बोल सकता हूँ PF, और ये NC डिस्टेंस है तो इसको अप्रोक्स इक्वल टू बोल सकता हूँ PC। क्लियर है बात। अब NF, ये PF व PC डिस्टेंस कौन सी है, देखिए PF क्या है, ध्रुव P से फोकस F तक की दूरी। ये देखिए ये ध्रुव P है, ये फोकस F है। तो दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं, फोकस दूरी स्मॉल f बोलते हैं। क्लियर है। और ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की जो दूरी है PC, उसको हम उसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बोलते हैं। तो देखिए अभी पहले हमारे पास NF था तो NF को मैंने अप्रोक्स इक्वल टू PF बोल दिया है क्योंकि N अति निकट है P के। ऐसे ही अभी मेरे पास NC था, NC को मैंने अप्रोक्स इक्वल टू बोल दिया है PC। और N के प्लेस पे P रखने का, P हमने इसीलिए रखा है क्योंकि दूरियों का मापन गोलीय दर्पण में उसके ध्रुव P से किया जाता है। तो जो डिस्टेंस NF है उसको मैंने PF बोला है क्योंकि दूरी का मापन P से लेकर F तक किया जाएगा। ऐसे ही NC को मैंने PC बोला क्योंकि दूरी का मापन N से नहीं किया जाएगा, दूरी का मापन P से किया जाएगा। क्योंकि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी जब हमने देखी थी तो उसमें बताया था कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियों का मापन उसके ध्रुव P से किया जाता है। क्लियर बात। PF को हमने फोकस दूरी स्मॉल f बोला, PC को हमने वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बोला। क्लियर बात। लेकिन अब चिन्ह परिपाटी से देखें, कार्तीय चिन्ह परिपाटी लागू करें तो P से F तक जाने में हमें आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलना पड़ा। देखिए आपतित प्रकाश किरण की दिशा इधर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इस ओर है। हमें P से F तक जाने में इस आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाना पड़ा। और हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में एक बात बोली थी कि अगर आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलकर दूरी को मापना पड़े तो वो दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। तो P से F तक जाने में हमें आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलना पड़ा, इसलिए फोकस दूरी स्मॉल f नेगेटिव ली जाएगी। ऐसे ही P से C तक जाने में अर्थात वक्रता त्रिज्या कैपिटल R जब हम बताएंगे तो हमें P से C तक जाना होगा, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाना होगा P से चलकर C तक। क्लियर है बात। इसीलिए आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलने के कारण हमने वक्रता त्रिज्या कैपिटल R को भी यहाँ ऋणात्मक लिया है, ऋणात्मक लेना होगा। तो फोकस दूरी स्मॉल f भी यहाँ ऋणात्मक ली जाएगी और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R भी यहाँ ऋणात्मक लिया जाएगा। क्लियर है बात। वक्रता त्रिज्या भी यहाँ ऋणात्मक ही ली जाएगी। तो हमने यहाँ बता दिया है। देखिए PF ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हमने फोकस दूरी कहा और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हमने वक्रता त्रिज्या कहा, लेकिन दोनों को मैंने नेगेटिव बताया है कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। क्लियर है। वो हमने यहाँ लिख भी रखा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया तो F अप्रोक्स इक्वल टू R/2 मिला, F अप्रोक्स इक्वल टू R/2 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसी से मुझे ये भी प्राप्त हो जाएगा, R अप्रोक्स इक्वल टू 2F। क्लियर बात। हम चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात है। यहाँ से स्टेटमेंट बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की लगभग आधी ही होती है। यहाँ से बोल लें तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की लगभग दुगुनी होती है, लगभग दुगुनी होती है। लेकिन ये बातें छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए ही मान्य है। अब वो चाहे छोटे द्वारक का अवतल दर्पण हो चाहे छोटे द्वारक का उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ही ये समान रूप से मान्य है। क्लियर है बात। अब यहाँ हमने बताया कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी,
तो वहाँ से हम ये बात भी बोल सकते हैं कि फोकस जो है वो ध्रुव P व वक्रता केंद्र C का मिड पॉइंट होता है। देखिए ये है ध्रुव P, ये है वक्रता केंद्र C। तो ये फोकस जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित होगा, तभी वक्रता त्रिज्या इट मीन्स P से C तक की जो दूरी है वो दुगुनी होगी किससे, P से लेकर F तक की दूरी की। इट मीन्स फोकस दूरी की दुगुनी होगी कौन, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। कब, जब F पॉइंट जो है वह P व C के बीच में स्थित हो। क्लियर है बात। तो हमें रिलेशन मिल गया है स्मॉल f व कैपिटल R के लिए छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। हमने जो डेरिवेशन देखा है वो अवतल दर्पण के लिए देखा है, लेकिन ये जो रिलेशन मिला है हमें F=R/2 या R=2F, ये उत्तल दर्पण के लिए भी समान रूप से मान्य है। थैंक यू।